दिसंबर 25, 1991 मॉस्को की सर्द रात में क्रेमलिन के ऊपर एक झंडा धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा था। यह कोई आम झंडा नहीं था, यह था सोवियत यूनियन का फ्लैग। एक ऐसा देश जिसकी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी थी, जिसके पास हजारों न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसने हिटलर को हराया था, जिसने पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा था और जिसने पहला इंसान स्पेस में भेजा था। लगभग आधी सदी तक ये अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी में रहा। लेकिन उस रात कोई फॉरेन आर्मी मॉस्को में एंटर नहीं हुई, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई और कोई फाइनल बैटल नहीं लड़ी गई। फिर भी दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर्स में से एक देश खत्म हो गया। सोवियत यूनियन नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक मिडिवल सिविलाइजेशन से शुरू हुई कहानी एक कम्युनिस्ट सुपर पावर तक पहुंची? कैसे उसने आधी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया और फिर कैसे सब कुछ टूट गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 1000 साल पीछे जाना होगा। 9th सेंचुरी के आसपास ईस्टर्न यूरोप का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों, विशाल नदियों और छोटी छोटी बस्तियों से भरा हुआ था। इसी दौरान स्कैंडिनेविया से आने वाले वाइकिंग ट्रेडर्स और वॉरियर्स नए ट्रेड रूट्स की तलाश में पूर्व और दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। ये लोग बाल्टिक सी और ब्लैक सी के बीच व्यापार करते थे और धीरे धीरे उनका प्रभाव आज के यूक्रेन, बेलारूस और वेस्टर्न रशिया के इलाकों तक पहुंच गया। इसी दौरान एक नया राज्य उभर कर सामने आया जिसे हम किएवन रस के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी थी किएव। आज रशिया और यूक्रेन दोनों अपनी ऐतिहासिक जड़ों को इसी सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं और इसी वजह से आज भी इतिहास को लेकर दोनों देशों के बीच गहरी बहस होती है। किएवन रस धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत उसकी सेना या उसकी संपत्ति नहीं थी। 988 एडी में प्रिंस व्लादिमीर ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। यह फैसला आने वाले 1000 साल तक रशियन पहचान को प्रभावित करने वाला था। इसके बाद रशियन संस्कृति और राजनीति पर बिजेंटाइन एम्पायर का गहरा असर पड़ा। लेकिन हर उभरते साम्राज्य की तरह किएवन रस को भी एक ऐसे दुश्मन का सामना करना था जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। 13th सेंचुरी में एशिया के मैदानों से मंगोल आर्मीज बिजली की रफ्तार से यूरोप की तरफ बढ़ रही थीं। गेंगीज खान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यूरेशिया के विशाल हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। 1237 से 1240 के बीच मंगोल्स ने किएवन रस के शहरों को तबाह कर दिया। शहर जले, बस्तियां बर्बाद हुईं और हजारों लोग मारे गए। किएवन रस बिखर गया और अगले कई सौ सालों तक रशियन राज्यों को मंगोल रूलर्स को टैक्स देना पड़ा। इस दौर ने रशियन समाज को गहरा प्रभावित किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी समय रशिया में मजबूत और केंद्रित शासन की सोच और भी गहरी हो गई। लेकिन इसी दौर में एक छोटा सा शहर धीरे धीरे उभर रहा था, मॉस्को। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह छोटा सा टाउन एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक का दिल बनेगा। मॉस्को के रूलर्स ने धीरे धीरे धन, प्रभाव और राजनीतिक शक्ति जमा करनी शुरू की। 15th सेंचुरी तक मॉस्को रशियन दुनिया का नया केंद्र बन चुका था। इवान III ने मंगोल डोमिनेंस को चुनौती दी और मॉस्को को एक मजबूत राज्य में बदला। फिर आए इवान IV, जिन्हें दुनिया इवान द टेरिबल के नाम से जानती है। उनके दौर में रशियन टेरिटरी का विस्तार हुआ और पहली बार रशियन रूलर ने जार का टाइटल अपनाया। यह सिर्फ एक टाइटल नहीं था, यह एक घोषणा थी कि रशिया अब खुद को एक बड़े साम्राज्य के रूप में देख रहा है। अगले कुछ 100 सालों में रशिया लगातार एक्सपैंड करता गया। साइबेरिया के बर्फ से ढके इलाकों को पार करते हुए रशियन एक्सप्लोरर्स पैसिफिक ओशन तक पहुंच गए। धीरे धीरे रशियन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा टेरिटोरियल एम्पायर बन गया। लेकिन साइज और शक्ति के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। रशिया बाहर से शक्तिशाली लगता था, लेकिन अंदर से बहुत पिछड़ा हुआ था। जब ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहा था और फ्रांस नए विचारों को जन्म दे रहा था, तब रशिया के करोड़ लोग गरीबी में जी रहे थे। ज्यादातर लोग किसान थे और देश की अधिकतर संपत्ति कुछ एरिस्टोक्रेटिक परिवारों और रॉयल एलीट के पास थी। 17th और 18th सेंचुरी में पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट जैसे शासकों ने रशिया को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। पीटर यूरोप गए, वहां की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सिस्टम्स देखे और फिर रशिया को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। नई नेवी बनी, सेना को मजबूत किया गया और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर खड़े किए गए। कैथरीन के दौर में एम्पायर और बड़ा हुआ और यूरोप में रशिया का प्रभाव बढ़ने लगा। 19th सेंचुरी तक रशिया एक जायंट एम्पायर था जिसका प्रभाव यूरोप से एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इस एम्पायर की बुनियाद कमजोर थी। गरीबी, असमानता और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहे थे। 1904 में रशिया ने जापान के साथ युद्ध लड़ा। बहुत लोगों को लगता था कि एक यूरोपियन एम्पायर आसानी से जीत जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रशिया को शर्मनाक हार मिली। पूरी दुनिया हैरान रह गई। मॉडर्न युग में पहली बार किसी एशियन पावर ने एक यूरोपियन पावर को इतनी बड़ी हार दी थी। इस हार ने रशियन लोगों के मन में शंका पैदा कर दी। क्या ज़ार वाकई देश को सही दिशा में ले जा रहा था? लेकिन असली तबाही अभी आनी बाकी थी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई और रशिया भी इस युद्ध में कूद पड़ा। शुरू में देशभक्ति का माहौल था। लोगों को लग रहा था कि रशिया विजय हासिल करेगा, लेकिन युद्ध ने जल्दी ही अपना असली रूप दिखा दिया। रशियन आर्मी को वेपन्स और सप्लाईज की कमी का सामना करना पड़ा। लीडरशिप कमजोर साबित हुई। लाखों सोल्जर्स बैटलफील्ड पर मारे गए। शहरों में राशन की कमी होने लगी, गांव में भूख बढ़ने लगी और लोगों का भरोसा सरकार पर टूटने लगा। हर गुजरते महीने के साथ गुस्सा बढ़ता गया। 1917 तक स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। पेट्रोग्राड की सड़कों पर लोग उतर आए। हड़तालें शुरू हो गईं, प्रदर्शन बढ़ने लगे। कई सोल्जर्स ने भी हुकूमत का साथ छोड़ दिया। रोमनॉव डायनेस्टी, जिसने लगभग 300 सालों तक रशिया पर राज किया था, अब अपने अंत के करीब थी। जार निकोलस II को गद्दी छोड़नी पड़ी और पहली बार ऐसा लगा कि पूरा रशियन एम्पायर बिखर सकता है।
लेकिन इसी पॉलिटिकल केओस के बीच यूरोप के एक और कोने में एक आदमी अपने मौके का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ रशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदलने वाला था। उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन एक आम राजनेता नहीं था। जब रशिया पॉलिटिकल केओस में डूब रहा था तब वो यूरोप में एग्जाइल की जिंदगी जी रहा था और एक ऐसी क्रांति का सपना देख रहा था जो सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मनी ने भी उसमें एक मौका देखा। जर्मन लीडरशिप को लगता था कि अगर लेनिन रशिया वापस जाकर क्रांति कर देता है तो रशिया युद्ध से बाहर हो जाएगा। इसीलिए 1917 में लेनिन को एक सील्ड ट्रेन के जरिए रशिया पहुंचने दिया गया। शायद जर्मनी को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस आदमी को रशिया भेज रहे हैं वो 20th सेंचुरी के इतिहास को ही बदल देगा। जब लेनिन पेट्रोग्राड पहुंचा तो रशिया में जार गिर चुका था, लेकिन स्थिति अब भी स्थिर नहीं थी। एक टेम्पररी गवर्नमेंट देश चला रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन युद्ध जारी था, भूख जारी थी, अर्थव्यवस्था टूट रही थी और लोगों का सब्र खत्म हो रहा था। इसी माहौल में लेनिन ने एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्लोगन दिया, पीस, लैंड एंड ब्रेड, यानी शांति, जमीन और रोटी। रशियन लोग इसी की तलाश में थे। सोल्जर्स युद्ध से थक चुके थे, किसान जमीन चाहते थे, मजदूर बेहतर जिंदगी चाहते थे। लेनिन और उसकी बोल्शेविक पार्टी ने इसी गुस्से और निराशा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अक्टूबर 1917 में वो हुआ जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्राड के महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशंस, कम्युनिकेशन सेंटर्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आने लगे। टेम्पररी गवर्नमेंट लगभग बिना किसी बड़े रेजिस्टेंस के गिर गई। कुछ ही घंटों में रशिया की सत्ता बोल्शेविक्स के हाथ में थी। लेनिन ने तुरंत अपने वादे पूरे करने की कोशिश शुरू कर दी। रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकाल दिया गया। जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोविस्क ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत रशिया ने अपने बहुत बड़े टेरिटरीज गंवा दिए, लेकिन लेनिन के लिए सबसे जरूरी चीज थी सत्ता को बचाना। उसके लिए टेरिटरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था रेवोल्यूशन का सरवाइव करना। लेकिन रशिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में अब एक और भी खूनी अध्याय शुरू होने वाला था। बोल्शेविक्स की जीत को हर किसी ने स्वीकार नहीं किया। देश कई टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ थे रेड्स यानी बोल्शेविक्स, दूसरी तरफ थे व्हाइट्स जो मोनार्किस्ट्स, लिबरल्स, एंटी कम्युनिस्ट्स और कई अन्य ग्रुप्स का मिश्रण थे। जल्द ही रशिया एक भयंकर सिविल वॉर में डूब गया। 1918 से लेकर 1922 तक चलने वाला रशियन सिविल वॉर 20th सेंचुरी के सबसे खूनी कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक था। पूरा देश बैटलफील्ड बन गया। रेलवेज टूट गईं, शहर बर्बाद हो गए, करोड़ लोग भूख, बीमारी और हिंसा का शिकार हुए। कई जगहों पर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिविल वॉर और उसके बाद के अकाल में लाखों लोगों की जान गई। इसी दौरान बोल्शेविक्स ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए कठोर कदम उठाए। सीक्रेट पुलिस बनाई गई, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को बिना ट्रायल के सजा दी गई। इस पीरियड को अक्सर रेड टेरर के नाम से याद किया जाता है। लेनिन और उसके साथियों का मानना था कि रेवोल्यूशन को बचाने के लिए कठोरता जरूरी है। उनके क्रिटिक्स का मानना था कि इसी दौर में फ्यूचर सोवियत डिक्टेटरशिप की नींव रखी गई। सिविल वॉर के दौरान एक और व्यक्ति उभर कर सामने आया। उसका नाम था लियोन ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की एक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर और स्पीकर था। उसने रेड आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और बोल्शेविक विक्ट्री में बहुत बड़ा रोल निभाया। कई लोग उसे लेनिन के बाद सबसे महत्वपूर्ण रेवोल्यूशनरी मानते थे, लेकिन इतिहास ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। 1922 तक बोल्शेविक सिविल वॉर जीत चुके थे। सालों की लड़ाई, भूख और तबाही के बाद अब एक नया देश जन्म लेने वाला था। इसी साल ऑफिशियली यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर की स्थापना हुई। यह सिर्फ एक नया देश नहीं था, ये एक नया एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यूएसएसआर का आधार था कम्युनिज्म। लेकिन कम्युनिज्म था क्या? सीधी भाषा में समझें तो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित एक ऐसी आइडियोलॉजी जो मानती थी कि सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई ही इतिहास को आगे बढ़ाती है। मार्क्स का मानना था कि एक दिन वर्कर्स यानी मजदूर कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटाकर एक नई सोसाइटी बनाएंगे जहां प्राइवेट ओनरशिप खत्म हो जाएगी और प्रोडक्शन के साधन सामूहिक रूप से कंट्रोल किए जाएंगे। लेनिन और बोल्शेविक्स मानते थे कि रशिया इस नए युग का पहला कदम है। उन्हें लगता था कि जल्द ही जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस होंगी और पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोवियत यूनियन अकेला रह गया। सिविल वॉर ने रशिया को थका दिया था। अर्थव्यवस्था लगभग टूट चुकी थी, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी, खेती उत्पादन गिर चुका था। लेनिन को समझ आ गया कि अगर कुछ बदला नहीं गया तो नया सोवियत स्टेट खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए उसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP शुरू की। इस पॉलिसी के तहत कुछ हद तक प्राइवेट बिजनेस और मार्केट्स को वापस आने की इजाजत दी गई। ये एक टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज था जिसका उद्देश्य इकोनॉमी को फिर से खड़ा करना था। धीरे धीरे सोवियत इकोनॉमी संभलने लगी, शहरों में जीवन लौटने लगा, फैक्ट्रीज फिर चलने लगी। लेकिन क्रेमलिन के अंदर एक नई लड़ाई जन्म ले रही थी, एक ऐसी लड़ाई जो आने वाले दशकों तक सोवियत यूनियन की दिशा तय करेगी। 1924 में लेनिन की तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। पूरी सोवियत यूनियन शोक में डूब गई।
लेकिन लेनिन के जाते ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब सोवियत यूनियन को कौन लीड करेगा? 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत यूनियन एक नए मोड़ पर खड़ा था। रेवोल्यूशन जीत ली गई थी, सिविल वॉर जीत ली गई थी और एक नया कम्युनिस्ट स्टेट जन्म ले चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि लेनिन के बाद सोवियत यूनियन को कौन लीड करेगा। बहुत से लोगों को लगता था कि लियोन ट्रॉट्स्की अगला नेता बनेगा। ट्रॉट्स्की रेड आर्मी का आर्किटेक्ट था, एक ब्रिलियंट स्पीकर था और रेवोल्यूशन के सबसे बड़े चेहरों में से एक था। लेकिन सोवियत पॉलिटिक्स में सिर्फ करिश्मा काफी नहीं होता। पर्दे के पीछे एक और आदमी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा था। एक ऐसा आदमी जो ज्यादा स्पीचेस नहीं देता था, जो हेडलाइंस में कम रहता था, लेकिन जो धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के हर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन पर अपना कंट्रोल जमा रहा था। उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। अगले कुछ सालों में स्टालिन ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को एक एक करके साइड करना शुरू कर दिया। अलायंसेस बने, टूटे और फिर नए अलायंसेस बने। धीरे धीरे ट्रॉट्स्की और उसके सपोर्टर्स को पार्टी से बाहर कर दिया गया। आखिरकार ट्रॉट्स्की को सोवियत यूनियन से निकाल दिया गया। जो आदमी कभी रेवोल्यूशन का हीरो माना जाता था, वो एग्जाइल में भेज दिया गया। सालों बाद मेक्सिको में उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह स्टालिन के रास्ते का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमेशा के लिए हट गया। 1920s के अंत तक स्टालिन सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। सोवियत यूनियन टेरिटोरियल साइज में तो विशाल था, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे। इंडस्ट्री यूरोप और अमेरिका के मुकाबले बहुत कमजोर थी। स्टालिन का मानना था कि अगर सोवियत यूनियन ने जल्दी इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया तो एक दिन कोई फॉरेन पावर उसे तबाह कर देगी। इसीलिए उसने एक एम्बिशियस प्लान शुरू किया, जिसे 5 ईयर प्लान्स के नाम से जाना जाता है। टारगेट सीधा था, सोवियत यूनियन को कुछ ही दशकों में एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना। नई फैक्ट्रीज खड़ी की गई, नए स्टील प्लांट्स बने, रेलवेज का विस्तार हुआ, माइनिंग प्रोडक्शन बढ़ाई गई, शहरों का साइज बढ़ने लगा, करोड़ों लोग गांवों से निकलकर फैक्ट्रीज में काम करने लगे। सोवियत प्रोपेगेंडा हर जगह ये मैसेज दे रहा था कि एक नई दुनिया बन रही है और हर वर्कर उसका हीरो है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड इतनी तेज थी कि दुनिया हैरान रह गई। जहां कुछ देशों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 100 साल लगे थे, स्टालिन उसे कुछ दशकों में अचीव करना चाहता था। लेकिन इस प्रोग्रेस की कीमत भी बहुत बड़ी थी। स्टालिन ने एग्रीकल्चर को भी पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। छोटे प्राइवेट फार्म्स को खत्म करके कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए। इस प्रोसेस को कलेक्टिवाइजेशन कहा गया। सरकार का मानना था कि इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग थी। कई किसानों ने अपनी जमीन और पशुओं को सरेंडर करने से मना कर दिया। कुछ ने अपनी फसलें जला दी, कुछ ने अपने जानवर मार दिए ताकि वो सरकार के हाथ न लगे। इसके जवाब में स्टेट ने और कठोर कदम उठाए। लाखों लोगों को उनके घरों से हटा दिया गया, कई लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया। 1930s के शुरुआती सालों में सोवियत यूनियन के कई इलाकों में भयंकर अकाल पड़ा। खासकर यूक्रेन में स्थिति बहुत गंभीर हो गई। लाखों लोग भूख से मर गए। आज भी इतिहासकार इस ट्रेजेडी के स्केल और उसके कारणों पर बहस करते हैं, लेकिन इस बात पर लगभग सब सहमत हैं कि यह सोवियत इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय विपत्तियों में से एक थी। फिर भी स्टालिन ने अपनी पॉलिसीज नहीं बदली। उसका मानना था कि सोवियत यूनियन एक हिस्टोरिकल रेस में है, या तो देश इंडस्ट्रियलाइज करेगा या फिर पिछड़ जाएगा। और कुछ मायनों में उसकी बात सही भी साबित हुई। 1930s के दौरान जब दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहा था, अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमीज गिर रही थी, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे थे और बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे, तब सोवियत यूनियन पर इसका सीधा प्रभाव बहुत कम पड़ा। इसका एक बड़ा कारण यह था कि सोवियत इकोनॉमी ग्लोबल कैपिटलिस्ट मार्केट से लार्जली अलग थी। सोवियत प्रोपेगेंडा ने इस बात को कम्युनिज्म की जीत के रूप में पेश किया और दुनिया भर के कई इंटेलेक्चुअल्स और वर्कर्स सोवियत एक्सपेरिमेंट को नए नजरिए से देखने लगे। लेकिन स्टालिन सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं था, वो पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहता था। 1930s के मध्य तक उसने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने दुश्मन देखने शुरू कर दिए और फिर शुरू हुआ द ग्रेट पर्ज। पार्टी ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट्स और आम नागरिक तक किसी पर भी शक किया जा सकता था। सीक्रेट पुलिस, जिसे NKVD कहा जाता था, हर जगह सक्रिय थी। लोगों को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया जाता था। कई लोगों पर झूठे आरोप लगाए गए। कई लोग कभी वापस घर नहीं लौट सके। इसी दौरान गुलाग सिस्टम भी एक्सपैंड हुआ। गुलाग्स असल में लेबर कैंप्स थे जो सोवियत यूनियन के दूर दराज के इलाकों में स्थित थे। लाखों लोगों को यहां भेजा गया जहां उनसे कठिन परिस्थितियों में काम करवाया जाता था। कुछ लोग बच गए, बहुत से नहीं बचे। 1930s के अंत तक स्टालिन का कंट्रोल लगभग पूर्ण हो चुका था। सोवियत यूनियन में उसकी पर्सनालिटी कल्ट बन चुकी थी। पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, स्कूल्स और पब्लिक इवेंट्स, हर जगह स्टालिन को देश के महान नेता के रूप में दिखाया जाता था। कई लोग उसे विजनरी लीडर मानते थे, कई लोग उससे डरते थे और कई दोनों का मिक्स महसूस करते थे। लेकिन जब सोवियत यूनियन अंदर से बदल रहा था, तब यूरोप में भी एक नई शक्ति उभर रही थी। जर्मनी में एक आदमी सत्ता में आ चुका था जो पूरे यूरोप को बदलने वाला था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर और बहुत जल्द सोवियत यूनियन को अपनी पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे खूनी परीक्षा का सामना करना था। 1939 तक यूरोप एक बार फिर युद्ध के किनारे खड़ा था। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की पावर लगातार बढ़ रही थी। ऑस्ट्रिया एनेक्स हो चुका था, चेकोस्लोवाकिया टूट चुका था और हिटलर खुलकर अपने एक्सपेंशन के प्लान्स बता रहा था। सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी आइडियोलॉजिकल एनिमीज थे। एक तरफ कम्युनिज्म था, दूसरी तरफ नाजिज्म। दुनिया को लगता था कि दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। लेकिन अगस्त 1939 में दुनिया हैरान रह गई।
सोवियत यूनियन और जर्मनी ने मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट साइन कर लिया। ऑफिशियली ये एक नॉन एग्रेशन पैक्ट था। दोनों देशों ने वादा किया कि वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन सीक्रेट क्लॉजेस में ईस्टर्न यूरोप को इन्फ्लुएंस जोन्स में बांट दिया गया। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। शुरुआत में स्टालिन को लग रहा था कि उसने समय खरीद लिया है। उसका मानना था कि जर्मनी और वेस्टर्न पावर्स एक दूसरे को कमजोर करेंगे और सोवियत यूनियन अपनी मिलिट्री और इंडस्ट्री को और मजबूत कर सकेगा। लेकिन हिटलर के प्लान्स कुछ और ही थे। 22 जून 1941 सुबह के पहले पहर में हजारों जर्मन टैंक्स, एयरक्राफ्ट और सोल्जर्स सोवियत बॉर्डर को पार कर गए। ऑपरेशन बारबरोसा शुरू हो चुका था। यह इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री इन्वेजन था। स्टालिन हैरान रह गया। कई वार्निंग्स मिलने के बावजूद उसने आखिरी पल तक विश्वास नहीं किया था कि हिटलर अटैक करेगा। शुरुआती महीनों में सोवियत यूनियन को भयंकर हार का सामना करना पड़ा। पूरी आर्मीज घेर ली गई, लाखों सोल्जर्स कैप्चर कर लिए गए। जर्मन फोर्सेस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं कि कई लोगों को लगने लगा कि सोवियत यूनियन कुछ ही महीनों में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सोवियत यूनियन की गहराई को कम आंका। जितना जर्मन आर्मी आगे बढ़ती गई, उतनी ही उसकी सप्लाई लाइंस लंबी होती गई। सोवियत फोर्सेस पीछे हटती गईं, लेकिन साथ ही फैक्ट्रीज, मशीनरी और वर्कर्स को भी पीछे ले जाती गईं। हजारों फैक्ट्रीज को डिसमेंटल करके यूरल माउंटेन्स के पार शिफ्ट कर दिया गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल रिलोकेशंस में से एक था। 1941 के अंत तक जर्मन आर्मी मॉस्को के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई थी। सोवियत कैपिटल खतरे में थी। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। लेकिन फिर रशियन विंटर आ गया। टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया कि व्हीकल्स जम होने लगे, सोल्जर्स को फ्रॉस्ट बाइट होने लगा, जर्मन एडवांस धीमा पड़ गया। इसी वक्त सोवियत यूनियन ने काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। मॉस्को बच गया, लेकिन असली नाइटमेयर अभी आना बाकी था। सितंबर 1941 में जर्मनी ने लेनिनग्राद को घेर लिया। यह सीज लगभग 900 दिन तक चला। भूख इतनी बढ़ गई कि लोगों को जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन चीज खानी पड़ी। लाखों सिविलियंस मारे गए, फिर भी शहर ने सरेंडर नहीं किया। और फिर आया स्टालिनग्राड। यह सिर्फ एक सिटी नहीं थी, यह स्टालिन के नाम पर रखा गया शहर था और दोनों तरफ के लिए सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रखता था। 1942 में जर्मन फोर्सेस वोल्गा रिवर तक पहुंच गईं और सिटी के अंदर खूनी स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो गई। हर बिल्डिंग, हर गली और हर कमरा एक बैटलफील्ड बन गया। कई बार एक ही बिल्डिंग का कंट्रोल दिन में कई बार बदलता था। स्नाइपर्स, आर्टिलरी और क्लोज कॉम्बैट ने स्टालिनग्राड को नरक बना दिया। लेकिन नवंबर 1942 में सोवियत यूनियन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। ऑपरेशन यूरेनस के तहत सोवियत आर्मीज ने जर्मन फोर्सेस को घेर लिया। धीरे धीरे जर्मन 6th आर्मी ट्रैप हो गई। महीनों तक लड़ाई चलती रही और आखिरकार फरवरी 1943 में जर्मन फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया। स्टालिनग्राड सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट था। पहली बार नाजी जर्मनी को इतनी बड़ी हार मिली थी। अब इनिशिएटिव सोवियत यूनियन के हाथ में था। 1943 में कुर्स्क की लड़ाई हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी टैंक बैटल मानी जाती है। हजारों टैंक्स एक दूसरे के सामने थे। जर्मनी ने एक और बार मोमेंटम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सोवियत फोर्सेस ने उन्हें रोक दिया। कुर्स्क के बाद जर्मनी लगातार डिफेंसिव पोजीशन में आ गई। अब रेड आर्मी पीछे नहीं हट रही थी, अब वो आगे बढ़ रही थी। 1944 और 1945 के दौरान सोवियत फोर्सेस ने ईस्टर्न यूरोप को जर्मनी के कंट्रोल से आजाद करना शुरू किया। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और अन्य इलाकों में लड़ाइयां होती गईं। हर किलोमीटर के साथ नाजी जर्मनी की हार और करीब आती गई। आखिरकार अप्रैल 1945 में सोवियत आर्मीज बर्लिन पहुंच गई। जिस हिटलर ने कभी सोवियत यूनियन को कुछ ही महीनों में डिस्ट्रॉय करने का सपना देखा था, अब उसकी कैपिटल घेर ली गई थी। बर्लिन की सड़कों पर भयंकर लड़ाई हुई। सोवियत सोल्जर्स राइक्सटैग की तरफ बढ़े, हर बिल्डिंग के लिए खून बहा और फिर मई 1945 में नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में समाप्त हो गई, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भयंकर थी। लगभग 27 मिलियन सोवियत सिटीजन्स इस युद्ध में मारे गए। ये संख्या कई देशों की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा थी। कोई भी देश वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन जितना नहीं झेला था। फिर भी जब युद्ध खत्म हुआ, सोवियत यूनियन पहले से ज्यादा पावरफुल बनकर उभरा। उसकी आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक थी। उसका इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोप तक फैल चुका था और दुनिया की राजनीति अब 2 सुपर पावर्स के बीच बंटने वाली थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नया संघर्ष अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा संघर्ष जो अगले लगभग 50 साल तक पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखेगा। कोल्ड वॉर। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और दुनिया का नक्शा बदल चुका था। यूरोप तबाह था। ब्रिटेन और फ्रांस जीतने के बाद भी कमजोर हो चुके थे। जर्मनी बर्बाद थी। लेकिन इस तबाही के बीच 2 नए सुपर पावर्स उभर कर सामने आए। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों ने हिटलर को हराने के लिए साथ काम किया था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा समझने लगे थे। अमेरिका कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का समर्थक था, सोवियत यूनियन कम्युनिज्म का। दोनों को लगता था कि उनका सिस्टम ही भविष्य है। इसी राइवलरी ने जन्म दिया कोल्ड वॉर को। इसे कोल्ड वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन कभी सीधे बैटलफील्ड पर एक दूसरे से नहीं लड़े। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों जानते थे कि डायरेक्ट वॉर का मतलब हो सकता था पूरी सिविलाइजेशन का अंत।
इसलिए ये संघर्ष पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए लड़ा गया। 1949 में अमेरिका के मिलिट्री अलायंस नेटो का फॉर्मेशन हुआ। इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने वॉरसॉ पैक्ट बनाया। अब यूरोप दो कैंप्स में बंट चुका था। वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के साथ था और ईस्टर्न यूरोप सोवियत इन्फ्लुएंस में आ चुका था। अगले कुछ सालों में सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश कर दी। पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देश सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा बन गए। मॉस्को से लेकर बर्लिन तक एक आइडियोलॉजिकल वॉल खड़ी हो चुकी थी, जिसे विंस्टन चर्चिल ने आयरन कर्टन कहा। लेकिन कोल्ड वॉर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन और चाइना का सपोर्ट था, जबकि साउथ कोरिया को अमेरिका और उसके एलाइज का। कोरिया कोल्ड वॉर का पहला बड़ा बैटलफील्ड बन गया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कोरियन पेनिनसुला आज तक डिवाइडेड है। फिर आई वियतनाम वॉर। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट किया और अमेरिका साउथ वियतनाम के साथ खड़ा हुआ। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दोनों सुपर पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक पल 1962 में आया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अमेरिका के कोस्ट से सिर्फ कुछ ही दूर क्यूबा में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय करने शुरू कर दिए। जब अमेरिका को इसका पता चला तो दुनिया न्यूक्लियर वॉर के किनारे पहुंच गई। कई दिनों तक पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी रही। एक गलत फैसला और न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च हो सकती थीं। आखिरकार डिप्लोमेसी ने काम किया और क्राइसिस टल गई। लेकिन दुनिया को एहसास हो गया कि अब इंसानियत के पास खुद को खत्म करने की ताकत आ चुकी है। इसी दौरान एक और रेस चल रही थी, स्पेस रेस। आज जब हम स्पेस मिशंस देखते हैं तो वो नॉर्मल लगता है, लेकिन 1950s और 1960s में स्पेस टेक्नोलॉजी मिलिट्री पावर और नेशनल प्रेस्टीज का प्रतीक थी। जो देश स्पेस में आगे होता उसे टेक्नोलॉजी और साइंस में भी आगे माना जाता, और इस रेस की शुरुआत सोवियत यूनियन ने जीती। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया। यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। जब स्पुतनिक अर्थ के ऊपर ऑर्बिट कर रहा था तब पूरी दुनिया हैरान थी। अमेरिका भी शॉक में था। कई लोगों को लगने लगा कि सोवियत टेक्नोलॉजी अमेरिका से आगे निकल रही है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 1961 में सोवियत यूनियन ने एक और ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। यूरी गगारिन नाम का एक सोवियत पायलट वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में गया और अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट करने वाला पहला इंसान बन गया। जब वो वापस लौटा तो पूरी सोवियत यूनियन में जश्न मनाया गया। गगारिन सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं था, वो सोवियत अचीवमेंट का सिंबल बन गया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य सोवियत यूनियन का है, लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी। 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए अमेरिका ने पहला इंसान मून पर उतार दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का मून पर कदम रखना स्पेस रेस का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन गया। सोवियत यूनियन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में कई रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन मून रेस अमेरिका जीत गया। फिर भी कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत साइंस और इंजीनियरिंग दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में शामिल थी। न्यूक्लियर सबमरीन्स, रॉकेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और स्पेस स्टेशंस ने सोवियत यूनियन को एक टेक्नोलॉजिकल जायंट बना दिया था। लेकिन जब दुनिया सोवियत मिलिट्री और स्पेस अचीवमेंट्स देख रही थी, तब सोवियत सिटीजन्स की जिंदगी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। एक आम सोवियत सिटीजन को फ्री एजुकेशन मिलती थी, हेल्थ केयर फ्री थी, एम्प्लॉयमेंट लगभग गारंटीड थी, हाउसिंग भी स्टेट प्रोवाइड करती थी। कई लोगों के लिए ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज के मुकाबले एक सिक्योर सिस्टम लगता था। लेकिन इस सिक्योरिटी की एक कीमत थी। पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत सीमित थी। गवर्नमेंट की आलोचना करना खतरनाक हो सकता था। मीडिया स्टेट के कंट्रोल में था और हर जगह एक नाम का डर था, केजीबी। केजीबी सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी थी। इसका काम स्पाइस पकड़ना, फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और स्टेट के खिलाफ एक्टिविटीज पर नजर रखना था। कोल्ड वॉर के दौरान केजीबी दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक थी। सोवियत यूनियन बहुत डाइवर्स भी था। इसके अंदर सिर्फ रशियंस नहीं रहते थे। यूक्रेनियंस, बेलारूसियंस, जॉर्जियंस, आर्मीनियंस, कजाक्स, उज्बेक्स, ताजिक्स, लिथुएनियंस और कई अन्य एथनिक कम्युनिटीज सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गई। लगभग 100 से ज्यादा एथनिक कम्युनिटीज एक ही स्टेट के अंदर रहती थीं। 1960s और 70s में सोवियत यूनियन अपनी पावर के पीक पर था। उसकी मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक थी। उसका इन्फ्लुएंस यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैला हुआ था। कई नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज सोवियत मॉडल को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रही थीं। लेकिन इस शक्ति के पीछे धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही थी। इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम होने लगा था, इनोवेशन धीमी पड़ रही थी, ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन टारगेट्स पूरे कर रही थी, लेकिन क्वालिटी अक्सर खराब होती थी। कई शहरों में लोगों को बेसिक कंज्यूमर गुड्स के लिए लंबी लाइंस में खड़ा रहना पड़ता था। कभी कभी एक इंजीनियर जो रॉकेट्स बनाने में मदद करता था, उसे घर के लिए एक अच्छा रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए भी इंतजार करना पड़ता था। और फिर 1979 में सोवियत लीडरशिप ने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले सालों में उसके लिए बहुत महंगा साबित होने वाला था। 1979 में सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान में एंटर कर गए। ऑफिशियल रीजन था अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। मॉस्को को लगता था कि एक लिमिटेड ऑपरेशन होगा जो कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास बार बार दिखाता है कि अफगानिस्तान में युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना नहीं। सोवियत सोल्जर्स जल्द ही एक ऐसे गुरिल्ला वॉर में फंस गए जहां एनिमी को पहचानना मुश्किल था।
अफगानिस्तान के पहाड़, कठोर टेरेन और लोकल रेजिस्टेंस ने सोवियत आर्मी के लिए युद्ध को बहुत मुश्किल बना दिया। मुजाहिदीन फाइटर्स को अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कई अन्य देशों का सपोर्ट मिल रहा था। धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट सोवियत यूनियन के लिए वही बनने लगा जो वियतनाम अमेरिका के लिए था। हर साल हजारों सोवियत सोल्जर्स घर लौट रहे थे, कुछ कॉफिन्स में, कुछ जिंदा, लेकिन अंदर से टूट चुके। सोवियत मीडिया इस युद्ध की पूरी सच्चाई नहीं दिखाती थी, लेकिन आम लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसी दौरान सोवियत इकोनॉमी भी मुश्किलों का सामना कर रही थी। 1930s और 1950s का रैपिड ग्रोथ अब इतिहास बन चुका था। सिस्टम इतना बड़ा और ब्यूरोक्रेटिक हो गया था कि नए आइडियाज को जगह मिलना मुश्किल था। फैक्ट्रीज प्रोडक्शन टारगेट्स पूरे करने पर फोकस करती थी, क्वालिटी पर नहीं। इनोवेशन धीमी पड़ चुकी थी। कंज्यूमर गुड्स की कमी आम बात थी। दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक होने के बावजूद सोवियत सिटीजन्स को कई बार बेसिक चीजों के लिए लंबी लाइंस में खड़ा रहना पड़ता था। 1980s तक सोवियत लीडरशिप भी बुद्धि हो चुकी थी। एक के बाद एक बुजुर्ग लीडर्स सत्ता में आते और कुछ ही सालों में मर जाते। कई लोग मजाक में कहते थे कि सोवियत यूनियन को नए आइडियाज से ज्यादा नए लीडर्स की जरूरत है। फिर 1985 में एक नया आदमी सत्ता में आया, मिखाइल गोर्बाचोव। वो पिछले लीडर्स के मुकाबले काफी यंग था और उसे पता था कि सोवियत सिस्टम को रिफॉर्म की जरूरत है। गोर्बाचोव ने दो नए शब्द पूरी दुनिया को दिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस, लोगों को ज्यादा बोलने की आजादी देना, मीडिया को कुछ हद तक खुलापन देना, गवर्नमेंट की गलतियों पर चर्चा की इजाजत देना। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग, सोवियत इकोनॉमी को रिफॉर्म करना और उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाना। गोर्बाचोव का इरादा सोवियत यूनियन को बचाना था, लेकिन कई बार रिफॉर्म्स वही सिस्टम हिला देते हैं जिसे बचाने के लिए उन्हें शुरू किया जाता है। जब सेंसरशिप ढीली हुई तो लोगों ने पहली बार उन बातों पर खुलकर चर्चा करनी शुरू की जो सालों तक दबा कर रखी गई थी। स्टालिन के क्राइम्स, करप्शन, इकोनॉमिक फेलियर्स और गवर्नमेंट की गलतियां अब पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बनने लगी। और फिर 1986 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सोवियत सिस्टम की कमियों को पूरी दुनिया के सामने रख दिया, चेरनोबिल। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक्सप्लोजन हो गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक थी। शुरुआत में सोवियत अथॉरिटीज ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की, लेकिन रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन बॉर्डर्स नहीं मानता। जल्द ही पूरी दुनिया को पता चल गया कि कुछ भयंकर हुआ है। चेरनोबिल सिर्फ एक न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं थी, ये सोवियत सिस्टम के लिए ट्रस्ट डिजास्टर भी थी। कई लोगों का भरोसा टूट गया। इसी बीच ईस्टर्न यूरोप में भी बदलाव की हवा चल रही थी। पोलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे थे, हंगरी रिफॉर्म्स कर रहा था, ईस्ट जर्मनी में लोग बदलाव मांग रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गोर्बाचोव पिछले सोवियत लीडर्स के मुकाबले टैंक्स भेजने के मूड में नहीं था। 1989 में वो हुआ जो कुछ साल पहले तक लगभग असंभव लगता था, बर्लिन वॉल गिर गई। ये सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं थी, ये कोल्ड वॉर का सिंबल थी। जब लोग ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच आजादी से आना जाना शुरू हुए तो पूरी दुनिया समझ गई कि ईस्टर्न यूरोप में सोवियत कंट्रोल टूट रहा है। एक के बाद एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स गिरने लगी। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया। ईस्टर्न यूरोप सोवियत इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अब सोवियत यूनियन के अंदर से आ रहा था। यूएसएसआर के अलग अलग रिपब्लिक्स में नेशनलिज्म बढ़ने लगा। लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया आजादी की बात करने लगे। जॉर्जिया और आर्मेनिया में मूवमेंट्स बढ़ने लगे। यूक्रेन में भी लोग ज्यादा ऑटोनॉमी और फिर इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे। जो सोवियत यूनियन कभी एक मजबूत और परमानेंट सुपर पावर माना जाता था, उसकी बुनियाद हिलने लगी थी। अगस्त 1991 में सोवियत हार्डलाइनर्स ने एक कू अटेम्प्ट लॉन्च किया। उन्हें लगता था कि गोर्बाचोव के रिफॉर्म सोवियत यूनियन को बर्बाद कर रहे हैं और सिस्टम को बचाने के लिए पावर फोर्स से लेनी होगी। लेकिन कू फेल हो गया और इसी फेलियर ने सोवियत यूनियन के अंत को और तेज कर दिया। इस क्राइसिस के दौरान एक नया नाम उभर कर सामने आया, बोरिस येल्त्सिन। रशियन रिपब्लिक के लीडर येल्त्सिन ने कू के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया और धीरे धीरे मॉस्को में असली पॉलिटिकल पावर उसके पास आने लगी। अब रिपब्लिक्स एक के बाद एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगी। जो यूनियन कभी बाल्टिक सी से पैसिफिक ओशन तक फैली हुई थी, वो टूट रही थी। और फिर आई वो रात जिसे हमने अपनी कहानी की शुरुआत की थी, 25 दिसंबर 1991। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत प्रेसिडेंट के रूप में अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। क्रेमलिन के ऊपर से सोवियत यूनियन का लाल झंडा नीचे उतारा गया। उसकी जगह रशियन फेडरेशन का ट्राई कलर झंडा लहराने लगा। 69 साल पहले जो देश लेनिन की रेवोल्यूशन से पैदा हुआ था, वो अब मौजूद नहीं था। सोवियत यूनियन टूटकर 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बदल चुका था। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मोल्दोवा अब अलग अलग देश थे। लेकिन सोवियत यूनियन का अंत उसकी कहानी का अंत नहीं था। 1990s में रशिया ने इकोनॉमिक कोलैप्स, करप्शन और पॉलिटिकल कियोस का सामना किया। करोड़ लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई। ओलिगार्क्स उभर कर सामने आए। सोवियत सुपर पावर अब अपनी नई पहचान ढूंढ रहा था। फिर 1999 में एक रिलेटिवली अननोन फॉर्मर केजीबी ऑफिसर रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना। उसका नाम था व्लादिमीर पुतिन।
अगले कुछ सालों में पुतिन रशिया की पॉलिटिक्स का सबसे डोमिनेंट चेहरा बन गया। उसने स्टेट अथॉरिटी को मजबूत किया, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की और रशिया को फिर से एक मेजर ग्लोबल पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। आज सोवियत यूनियन मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी विरासत हर जगह दिखती है। मॉस्को की आर्किटेक्चर में, स्पेस अचीवमेंट्स में, कोल्ड वॉर के इतिहास में, ईस्टर्न यूरोप की पॉलिटिक्स में और उन कॉन्फ्लिक्ट्स में जो आज भी हेडलाइंस बनाते हैं। सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, पहला इंसान स्पेस में भेजा, हिटलर को हराया, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्रीज में से एक खड़ी की और लगभग आधी सदी तक अमेरिका को चैलेंज किया। लेकिन आखिर में उसे किसी फॉरेन आर्मी ने नहीं हराया। वो अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल प्रेशर्स के बोझ तले बिखर गया। और इसीलिए सोवियत यूनियन की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये पावर, आइडियोलॉजी, एम्बिशन और ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज में से एक है। लेकिन अब एक और सवाल बचता है, क्या सोवियत यूनियन की कहानी एक सक्सेस स्टोरी थी या एक फेलियर? इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। जब बोल्शेविक्स ने 1917 में पावर संभाली थी, तब रशिया दुनिया के सबसे पिछड़े बड़े देशों में से एक था। ज्यादातर लोग किसान थे, इंडस्ट्री कमजोर थी और देश सिविल वॉर, गरीबी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा था। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यही देश एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक बन जाएगा। लेकिन सिर्फ कुछ दशकों के अंदर सोवियत यूनियन ने वो कर दिखाया जो कई लोगों को असंभव लगता था। एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी को इंडस्ट्रियल सुपर पावर में बदल दिया गया। जिस देश ने 1917 में अपनी सर्वाइवल के लिए संघर्ष किया था, उसी देश ने 1945 में नाजी जर्मनी को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई। जिस देश में कभी बेसिक इंडस्ट्रीज की कमी थी, उसी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, उसी ने पहला इंसान स्पेस में भेजा और उसी ने अमेरिका को लगभग आधी सदी तक चैलेंज किया। कई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सोवियत यूनियन एक इंस्पिरेशन बन गया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई मूवमेंट्स ने सोवियत मॉडल को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा। दुनिया भर के वर्कर्स और इंटेलेक्चुअल्स के लिए सोवियत यूनियन प्रूफ था कि कैपिटलिज्म ही एकमात्र रास्ता नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कलेक्टिवाइजेशन आई, कलेक्टिवाइजेशन के साथ फैमिन्स आए, पॉलिटिकल यूनिटी के साथ पर्जेस आए, स्टेट सिक्योरिटी के साथ गुलैग्स आए और नेशनल पावर के साथ इंडिविजुअल फ्रीडम की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोग रिप्रेशन का शिकार हुए, कई लोगों ने अपनी जिंदगी लेबर कैंप्स में गुजारी, कई लोग सिर्फ गलत वक्त पर गलत बात कहने के कारण गायब हो गए। यही सोवियत पैराडॉक्स था, एक ऐसा सिस्टम जो एक तरफ एजुकेशन और हेल्थ केयर को यूनिवर्सल बना सकता था और दूसरी तरफ डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक ऐसा सिस्टम जो स्पेस में इंसान भेज सकता था, लेकिन कई बार अपने सिटीजन्स को बेसिक कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करने में संघर्ष करता था। इसी वजह से आज भी सोवियत यूनियन को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग उसे ह्यूमन प्रोग्रेस की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट मानते हैं, कुछ लोग उसे एक अथॉरिटेरियन एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। आज भी रशिया और दूसरे फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सोवियत एरा को याद करके नॉस्टैल्जिया महसूस करते हैं। उनके लिए वो स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल रिस्पेक्ट का दौर था। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग उस पीरियड को सेंसरशिप, रिप्रेशन और लिमिटेड फ्रीडम के रूप में याद करते हैं। लेकिन चाहे किसी की भी राय हो, एक बात से इनकार करना मुश्किल है, 20वीं सेंचुरी का इतिहास सोवियत यूनियन के बिना समझा ही नहीं जा सकता। वर्ल्ड वॉर II, कोल्ड वॉर, स्पेस रेस, न्यूक्लियर एज, मॉडर्न रशिया, मॉडर्न यूक्रेन, नेटो का एक्सपेंशन, ईस्टर्न यूरोप की पॉलिटिक्स, इन सब पर सोवियत यूनियन की छाप आज भी नजर आती है। और शायद इसीलिए 25 दिसंबर 1991 को जब क्रेमलिन के ऊपर से लाल झंडा नीचे उतारा गया था, तब सिर्फ एक देश का अंत नहीं हुआ था, एक पूरे युग का अंत हुआ था। एक ऐसा युग जिसने दुनिया को शेप दिया, एक ऐसा युग जिसकी अचीवमेंट्स और फेलियर्स दोनों आज भी डिबेट का विषय है, और एक ऐसा युग जिसके प्रभाव से हम आज भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। सोवियत यूनियन खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद।